स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है एंड इसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक। ठीक है, अब बेसिकली जो आपकी 5th यूनिट है ये आपका एक तरह से रिवीजन होने वाला है 1 से लेके 4th यूनिट तक, क्योंकि इसमें वही चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। सो ध्यान से देखना आपको थोड़ा सा, राइट। इसका नाम है यहाँ पे सोशल इशू एंड एनवायरनमेंट, राइट। सिंपल तरीके से अपन देखते हैं सारी चीजें वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है अपना कि अनसस्टेनेबल एंड यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, राइट। सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपसे बोला था कि पिछले वीडियो में कि यहाँ पे अगर सस्टेनेबल की बात हो रही है तो आपको समझना है कि एज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, और अगर यहाँ पे उसका उल्टा यानी अनसस्टेनेबल की बात हो रही है मतलब यहाँ पे ये नॉन रिन्यूएबल की तरह समझ के चलना है ना। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो कैसे। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट दैट यूज नेचुरल रिसोर्सेज excessively and damage the environment without considering future needs। मतलब इसमें क्या होता है कि बिना फ्यूचर की परवाह किए हुए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई चीज बचेगी या नहीं बचेगी, जितना है अभी यूज कर लो, ऐसा है इसमें, है ना। और जितने ज्यादा आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है सबका सिंपल तरीके से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज करो, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पे प्रेजेंट में सारी चीजें यूज हो जाएंगी, राइट। सो इस तरीके से सिंपल से ये कहलाता है यहाँ पे अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। इस तरीके से सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो डिफोरेस्टेशन, राइट। सो इसका मतलब होता है कि पेड़ पौधे काटना। अगर यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स को काट दोगे तो सिंपल सी वही चीज आ जाएगी, है ना, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाएगी, राइट। अब इसके बाद सेकंड यहाँ पे एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज करना फॉसिल फ्यूल का, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, राइट। इन सब चीजों का यहाँ पे मतलब कुल मिला के व्हीकल्स वगैरह का यूज करना। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, एनवायरनमेंट खराब होगा, है ना, और लोगों की हेल्थ खराब होगी, राइट। और फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि अभी सारा यूज हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, अब जो फैक्ट्रीज हैं वो बढ़ाते जाओ तो वहां का पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। इसके बाद यहाँ पे देखो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे वाटर का ज्यादा से ज्यादा यूज करना, वेस्ट करना, इन सब की वजह से क्या होगा, यहाँ पे सिंपल तरीके से अपन बोले तो वाटर की कमी हो जाएगी, है ना। और फ्यूचर के लिए अगेन फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसी को बोलते हैं यहाँ पे अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। मतलब कुल मिला के डेवलपमेंट तो है ही नहीं, लेकिन कौन सा है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स ऑफ अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, सो ये पॉल्यूशन होगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, बिकॉज अगर पॉल्यूशन होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह हैं यही आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, और यही सबसे ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बढ़ती जाएंगी तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे इफेक्ट होगी, राइट। सो ये सिंपल सा है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि स्पीसीज है उनका घर छिन जाएगा, क्योंकि आप पेड़ पौधे भी काट रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, पॉल्यूशन भी फैला रहे हो, तो वो भी खत्म हो जाएंगे एक तरह से, है ना। एंड लास्ट यहाँ पे हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम्स, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी हेल्थ से रिलेटेड, बिकॉज पॉल्यूशन वगैरह सिंपल सी चीज़ है, जंगल कट जाएगा, पॉल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा, लोग सांस नहीं ले पाएंगे ठीक से, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमन को भी इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहलाता है। सिंपल है ना, आगे देखते हैं। सो यहाँ पे देखो अब देखने वाले हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहलाता है। अब इसको आप कैसे समझोगे, एज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, राइट, सिंपल। सो इसमें क्या होगा देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर generations टू मीट देयर ओन नीड्स। सिंपल से इसमें ये है कि आप क्या करो, फ्यूचर के बारे में भी सोचो, अगर फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचोगे कि उनकी भी नीड है कुछ, राइट। तो यहाँ पे अपन कम से कम यूज करेंगे, लिमिटेड जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका यूज करो, है ना, ज्यादा यूज ना करो। तो इस तरीके से सिंपल से ये क्या कहलाता है, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सबसे पहला फीचर्स यहाँ पे एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, मतलब कम से कम यहाँ पे यूज करो, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना यूज करो, सिंपल दैट्स इट, राइट। सेकंड क्या है यहाँ पे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस,
मतलब एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे खुद भी लगाओ, एंड अगर कोई काट रहा है उनको, कटिंग कर रहा है तो उनको रोको। ये सिंपल सा यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे है इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल इक्विटी, राइट। सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पे जैसे पेड़ पौधों को नहीं काटोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे, एंड इसके अलावा कि लिमिटेड तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, सो इकोनॉमी की ग्रोथ तो ऑटोमेटिक होगी। सिंपल है ना। इसके अलावा यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल भी होगा, राइट। एंड लास्ट यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा, मतलब बची रहेगी, है ना, एकदम से खत्म नहीं हो जाएगी। इस तरीके से वो इफेक्टिव होगी, मतलब अच्छी होगी, राइट। सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अपना अनसस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। अब यहाँ पे एक बार अपन डिफरेंस भी देख लेते हैं बोथ के बीच में, राइट। यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस, राइट। सो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको सिंपल सा पता है कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। सिंपल से ये हो जाएगा। एंड इसमें क्या होता है, इसमें लिमिटेड तरीके से यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे है कंट्रोल्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज, राइट। इसके बाद यहाँ पे अगर रिसोर्सेज का बहुत यूज़ करेंगे, कोल वगैरह बहुत ज़्यादा जलाएंगे, तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, बट क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, हाई पॉल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे लो पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, मतलब तुरंत के लिए तो आपको फायदा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, राइट। बट यहाँ पे इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं है, बट लॉन्ग टर्म तो है ना, फ्यूचर के लिए बचा रहेगा, राइट। सिंपल सा ये है। सो इतना क्लियर है। एंड इसके बाद यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसमें एनवायरनमेंट को भी डैमेज पहुंचेगा, एंड इसमें कोई भी डैमेज नहीं पहुंचेगा एनवायरनमेंट को। तो इस तरीके से अपन ने डिफरेंस देखा, दैट मीन्स अनसस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सिंपल सा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब अब हमें क्या क्या करना चाहिए कि यहाँ पे हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे इफेक्ट ना हो, राइट। सो सिंपल है। सबसे पहला यहाँ पे है प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिंपल है। इसके बाद सेकंड क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, जितना ज़्यादा हो सके पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए, सिंपल। इसके अलावा यहाँ पे कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे कंजर्व करना चाहिए, मतलब बचाना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसके अलावा मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट। सो यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस ऑटोमेटिक मेंटेन हो ही जाएगा, वो तो है ना। सो इस तरीके से सिंपल सा हमारा हो जाएगा, राइट। एंड अब यहाँ पे देखते हैं अपन, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टली सपोर्ट बाय एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, राइट। जो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली सपोर्ट करती है किसको, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, राइट। सिंपल। सो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे रिड्यूसिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, जो अपनी सस्टेनेबल एनर्जी होती है वो एनवायरनमेंट पे कैसे इफेक्ट करती है। सबसे पहले जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन क्या हो जाता है, कम होने लगता है ना, रिड्यूस होने लगता है। इसके अलावा यहाँ पे लोअरिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो भी कम होने लगता है, क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जो उसको हार्मफुल पहुंचाती है, मतलब इफेक्टिव होती है उसके लिए, राइट, ग्रीन हाउस के लिए, तो वो कम से कम होंगी, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव कम हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट। सिंपल सा अपना क्या होगा, यहाँ पे एनवायरमेंट में जो हानि होती है वो कम हो जाएंगे, है ना। एंड लास्ट क्या है, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेस, वही है, नेचुरल रिसोर्सेस बचे रहेंगे, है ना। सो इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं अपन। ओके। अब यहाँ पे है रोल ऑफ क्लियर एंड एफिशिएंट एनर्जी, राइट। सिंपल सा क्या है कि जो अपनी क्लियर एंड एफिशिएंट एनर्जी होती है उसका क्या रोल होता है। सो तीन पॉइंट्स यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिड्यूस पॉल्यूशन, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी क्या करती है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करती है ना। इसके अलावा सेकंड है एनर्जी एफिशिएंसी रिड्यूस रिसोर्सेस एक्सप्लॉइटेशन, राइट। सिंपल सी बात है, जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो क्या करती है, रिसोर्सेस का यूज कम से कम कर देती है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्लीन एनर्जी हेल्प्स कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। जो क्लीन एनर्जी होती है वो क्या करती है, क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल करके रखती है, राइट। बहुत ही एफिशिएंटली क्लाइमेट चेंज नहीं होता, जिससे जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर डिफरेंट स्पीसीज है उनको नुकसान नहीं होता कोई। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है। सिंपल सा एक्वेटिक इकोसिस्टम आपको पता होगा क्या होता है, जो वाटर के अंदर के इकोसिस्टम होता है उसको बोलते हैं अपन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है। जैसे कि अपना लेक्स वगैरह हो गया, रिवर वगैरह हो गया, इस तरीके से ओशियन हो गया, पॉन्ड्स हो गया, तो ये सब के अंदर का जो इकोसिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं,
यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स वाटर वेज एनवायरनमेंट सच एज, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशियन हो गया, ठीक है। सो ये अपना क्या कहलाता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना। अब अपन को बताना है यहाँ पे कि एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये वो, यहाँ पे अपन सिंपल से बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट यहाँ पे चाहिए होता है उनकी ग्रोथ के लिए, है ना। मतलब उनकी ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सो वो सिंपल सा न्यूट्रिएंट होता है, वो भी देखेंगे अपन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो देखो, इस तरीके से ये सिंपल सी चीज आपको पता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, कैसे होता है। देखो यहाँ पे एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसा आपको पता है कि स्टार्ट कहाँ से होता है, सन की लाइट से होता है ना। बिकॉज सन नहीं होगा तो पूरा सर्कल ही नहीं चलेगा, है ना। अब सन रहता है तो सन से एनर्जी आती है ग्रीन प्लांट्स में, राइट। और ग्रीन प्लांट से किस में आती है फिर, जो अपने ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, राइट, हर्बियर्स जिनको अपन बोलते हैं, उनके अंदर जाती है। उनसे फिर अपने आगे बढ़ जाती है, तो इस तरीके से चलती रहती है, राइट। सो सिंपल से यहाँ पे देखो एनर्जी फ्लो, सबसे पहले सन, सन के बाद यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना। फिर यहाँ पे देखो ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, राइट। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को किसने खाया, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को किसने खाया, टर्सरी कंज्यूमर्स ने, राइट। सो इस तरीके से चलता रहता है। अब जैसे देखो प्रोड्यूसर्स में अपने कुछ आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है फाइटोप्लैंक्टन, राइट। ये क्या है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी के अंदर के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एलजी दिख रहा है आपको, तो ये भी छोटा सा प्लांट होता है, माइक्रो प्लांट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने प्लांट्स हो जाएंगे जो कि सन से एनर्जी लेते हैं डायरेक्टली, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद क्या होता है, कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर्स में सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर आता है, जिसको यहाँ पे अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जूप्लैंक्टन, राइट। जूप्लैंक्टन हो जाएगा। सो जैसे कि स्मॉल फिश हो गई, अब ये क्या खाएगी, ये तो पेड़ पौधे ही खाएगी ना। जो पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको ये खाती है ना। और काफी सारे और ऐसे होते हैं, राइट, पानी के अंदर। सो उनको बोलते हैं हर्बियर्स, है ना। अब ये खाएंगे किसको, प्लांट्स को। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको अपन सिंपल सा मीडियम फिश वगैरह बोल सकते हैं, वो इनको खाएगी, स्मॉल फिश को, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, कार्निवर्स हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा जो टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे लार्ज फिश, बड़ी बड़ी फिश, वो इनको खा जाती है, मीडियम फिश को, है ना। सो सिंपल सा इसको बोलते हैं अपन एक्वेटिक, यहाँ पे प्रेडेटर्स, राइट। सो इस तरीके से ये प्रेडेटर्स किसको खाते हैं, यहाँ पे कार्नियर्स को खाते हैं। और कार्नियर्स किसको खाते हैं, यहाँ पे हर्बियर्स को खाते हैं। हर्बियर्स किसको खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, है ना। इस तरीके से। सो यहाँ पे फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स आते हैं। अब जब ये मर जाएंगे, यहाँ पे इनकी डेथ हो जाएगी, तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, डिकम्पोजर्स करेंगे, राइट। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, तो ये सारे उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करें, सो उनको कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहती है अपनी ग्रोथ के लिए, है ना, अपनी एनर्जी और सर्वाइवल के लिए, राइट। सो यहाँ पे देखो, न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड सर्वाइवल, राइट। सो ये कुछ यहाँ पे न्यूट्रिएंट है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, तो ये सारे न्यूट्रिएंट उनको रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। सो ये सिंपल सा आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में लिख सकते हो, है ना। आगे बात करते हैं अब। ओके, सो अब यहाँ पे अगेन अपना एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इफेक्ट्स इन इंडिया, राइट। सो सिंपल सी बात है कि जो कम्युनिटी होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी में, ये सिंपल सा है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है ना। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखा है कि बाय कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स इज इम्पोर्टेंट। मतलब जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेंट्स होता है, लोकल लोगों का पार्टिसिपेंट्स होता है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट। सो यहाँ पे चार सिंपल से रीजन लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लोकल पीपल्स डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो लोकल पीपल होते हैं, वो डिपेंड रहते हैं ना फॉरेस्ट डाइवर्सिटी पे, राइट, सिंपल सी बात है। इसके अलावा सेकंड क्या हो जाएगा, दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, राइट, इसलिए उनका जो पार्टिसिपेंस है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन बिकम्स मोर इफेक्टिव। मतलब अगर वो पार्टिसिपेंट करेंगे, तो जो बचाने का प्रभाव है, मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, पेड़ पौधों को बचाना,
तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। इसके अलावा क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन इज पॉसिबल, दैट मीन्स यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन इजी हो जाएगा, है ना। मतलब अगर देखो इनने क्या किया यहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट किया अपना, तो क्या होगा, इनकी जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, वो भी इनको देख के क्या करेगी, इसी तरीके से इन्वॉल्व होगी, पार्टिसिपेट करेगी, राइट, और अपने इकोसिस्टम को बचा के रखेगी, जिससे क्या होगा, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी। इसके अलावा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, किसी को हेल्थ इशू नहीं होंगे, एंड सो ऑन, इस तरीके से, राइट, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे रोल ऑफ कम्युनिटीज, अब देखो रोल ऑफ कम्युनिटीज, सो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आपको सिंपल सा पता है, फॉरेस्ट जंगलों को बचाना, है ना, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, जानवर हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे क्या करना, सुरक्षा करना। इसके अलावा सेकंड हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ इलीगल कटिंग एंड पोचिंग। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, मतलब जो लोग इलीगल तरीके से पेड़ पौधे काट देते हैं, है ना, सो उसको रोकना, और यहाँ पे जो जानवर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं, उनका शिकार करते हैं कई लोग, राइट, सो उसको भी यहाँ पे रोकना, ठीक है, ये सिंपल से यहाँ पे काम होता है। इसके अलावा आगे बात करें तो सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, सस्टेनेबल तरीके से उनका यूज करना नेचुरल रिसोर्सेज का, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना यूज करो, फ्यूचर के बारे में भी सोचो कि फ्यूचर की जनरेशन का क्या होगा, वो कैसे इसका यूज करेंगे, राइट, अगर हम अभी पूरा यूज कर लेंगे तो फ्यूचर की जनरेशन का क्या होगा, है ना, फिर उनको तो कमी पड़ जाएगी ना। सो सिंपल सस्टेनेबल तरीके से अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे रिसोर्सेज का, है ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, प्लांटेशन एंड अफोरेस्ट्रेशन एक्टिविटीज, दैट मीन्स यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, जहाँ पे पेड़ कट चुके हैं वहां पे फिर से पेड़ लगाओ, राइट, ये सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पे अगर ये इन्वॉल्व करते हैं, सो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सो सबसे पहला बेनिफिट्स क्या होगा यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बची रहेगी, राइट, सिंपल सी बात है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट इन लेवलीहुड, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अपनी डेली की लाइफ चल रही है, अब अपनी डेली लाइफ जैसी चल रही है ना, अगर अपन यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे और इकोसिस्टम को बचा के रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, और इजी तरीके से अपनी यहाँ पे लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा, है ना, अपनी ही लाइफ इजी हो जाएगी, सिंपल सा ये है। इसके अलावा यहाँ पे रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपस में लोग लड़ते रहते हैं, है ना, किसी चीज से रिलेटेड, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, बिकॉज अगर सब लोग मिलके एक चीज के ऊपर काम करेंगे तो ये चीज डेफिनेटली बंद हो जाएगी ना, आपस में क्यों लड़ेंगे फिर, जो चीज सोच रहे हैं सब, एक सबका माइंडसेट एक जैसा हो गया, तो सब फिर उस पर फोकस करेंगे ना, सब लोग क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे, है ना, और वो चीज इफेक्टिव तरीके से बाहर निकल के आएगी, राइट। इस तरीके से क्या होगा, हमारा पूरा इकोसिस्टम बहुत ही परफेक्टली क्लीन हो जाएगा, ठीक है, और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है ना, सिंपल सी बात है। अब आगे देखते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे एंड उसके सॉल्यूशन क्या क्या है। चैलेंजेस क्या क्या आएगा, सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब लोगों को यहाँ पे नॉलेज नहीं होगी, कई लोगों को तो नॉलेज नहीं होगी, राइट, कैसे करना है क्या करना है, तो ये चैलेंज आएगा एक तो। दूसरा यहाँ पे आएगा पॉवर्टी, मतलब इसका मतलब होता है कि लोगों के पास जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ चाहिए उसके लिए, है ना, अपन को सुरक्षित करने के लिए, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नहीं होंगी, तो यहाँ पे लैक ऑफ अपन बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह की कमी होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट, भाई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, जैसा आपने देखा कि जो अपने खान सर हैं उनने हॉस्पिटल खोला, है ना, कैंसर हॉस्पिटल वगैरह खोले, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ी उनका सपोर्ट किया, वो उनने खुद अपने दम पे खोल रहा है ना। तो यही चीज़ है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेस यूज, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक चैलेंज ये भी आएगा कि कम रिसोर्सेस होंगे, तो उसके वजह से लोग आपस में मतलब एक तरीके से लड़ाई करने लगेंगे, इसका यूज मैं करूंगा, इसका यूज मैं करूंगा, इस तरीके से, है ना। जैसे पानी, पानी की कभी कमी हो जाती है तो लोग टैंकर वगैरह आता है तो कितनी ज्यादा वहां पे भीड़ हो जाती है, लड़ाई होने लगती है, यही सब चीजें, ये सारे चैलेंजेस है, राइट, और ये सब चैलेंजेस आते हैं, है ना। इसके अलावा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहला यहाँ पे है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मतलब अगर अपन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कैसे क्या करना है सारी चीजें, तो एक ये सॉल्यूशन है ना, उससे क्या होगा, लैक ऑफ अवेयरनेस दूर हो जाएगी, है ना, और ये क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप, मतलब गवर्नमेंट की कम्युनिटी अगर यहाँ पे इन्वॉल्व करें और अपना योगदान निभाए, ठीक है, तो और बढ़िया तरीके से सारी चीजें हो पाएंगी, है ना।
इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले पैसे से भी, एंड टेक्निकल सपोर्ट भी मिले। तो सिंपल सा यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मतलब काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे लोग अवेयर हों एंड वो समझे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनके नेचर के लिए, उनके इकोसिस्टम के लिए। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या सॉल्यूशन होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, राइट। रोल, कम्युनिटीज, ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं अपन एक और क्वेश्चन। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस फॉर द मिटिगेशन द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब यहाँ पे जो शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो शहर बसते जा रहे हैं, घर बसते जा रहे हैं, है ना, वो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है। सो यहाँ पे देखने वाले हैं अपन डिफरेंट स्टेजेस क्या होंगे, ठीक है, एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अर्बनाइजेशंस रेफर टू द रैपिड ग्रोथ of cities due to the pollution, increase, industrializations and migrations। मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि देखो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, रैपिड तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, सिटीज बसती जा रही है हर जगह, है ना। और किसकी वजह से बस रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, राइट। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा फैक्ट्रियाज वगैरह बढ़ती जा रही है ना। माइग्रेशन क्या होता है कि जब कई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं, या फिर कई स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती हैं, तो इसको बोलते हैं सिंपल सा अपन माइग्रेशन, राइट। सो सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो कि क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, है ना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, राइट। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या यहाँ पे होगा, लॉस ऑफ ग्रीन कवर, मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो कटते जाएंगे, ग्रीन कवर, है ना, लॉस हो जाएगा, राइट। इसके अलावा क्या होगा, सॉलिड वेस्ट जनरेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा सॉलिड वेस्ट जमा होता जाएगा, कचरा, है ना, क्योंकि मेनली सिटीज से ही क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जमा होता है, राइट। इसके अलावा नॉइज पॉल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी होगी, मतलब यहाँ पे वाटर की कमी हो जाएगी, है ना। सो इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेंगे एनवायरनमेंट पे, राइट, शहरीकरण की वजह से, यानी अर्बनाइजेशन की वजह से, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि मीनिंग ऑफ मिटिगेशन का मतलब क्या होता है। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, मिटिगेशन मीन्स रिड्यूसिंग और कंट्रोलिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब शहरीकरण की वजह से जो जो इफेक्ट पड़ेंगे एनवायरनमेंट पे, उनको रिड्यूस करना क्या कहलाता है, यहाँ पे मिटिगेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है सिंपल सा सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग क्या होता है। जैसे देखो, सस्टेनेबल तो हमें पता ही है, मतलब अच्छी चीजों का यूज करना, ताकि हम सारी चीजों के बारे में सोच समझ के तरीका करें, है ना, ताकि एनवायरनमेंट भी खराब ना हो। सो वही है यहाँ पे सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, मतलब जो शहर बस रहे हैं, ठीक है, उनकी प्लानिंग सस्टेनेबल तरीके से करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसी चीजों का यूज करो, ऐसे तरीके से आप घर बनाओ ताकि किसी भी चीज को यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे है प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग, मतलब प्रॉपर लैंड का यूज प्लानिंग, मतलब प्लान करना चाहिए कि कैसे अपन को कैसी चीजें यूज करनी है, लैंड वगैरह, है ना, जगह। इसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन पार्क्स वगैरह और स्पेसेस यहाँ पे अपन को क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, मतलब पार्क वगैरह, है ना। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, मतलब स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, मतलब ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो, राइट। कुछ इस तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे है पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज, राइट। अब पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज क्या होंगी, सबसे पहले यहाँ पे यूज ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का हमें यूज करना चाहिए, कुल मिला के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा, इमिशन कंट्रोल इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, मतलब जो व्हीकल्स चल रहे हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, है ना। व्हीकल्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, इंडस्ट्रीज एकदम इतनी यूज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर करनी भी चाहिए तो उनके अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी इफेक्टिव मशीन्स होनी चाहिए जो कि कम से कम कर दे यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह को, है ना, रिड्यूस कर दे बहुत ज़्यादा, राइट। एंड इसके अलावा देखो, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड होता है उसका प्रॉपर यहाँ पे वेस्ट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, उसको मतलब डिस्ट्रॉय करो, है ना, वो सिंपल से यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स लगने चाहिए जो कि यहाँ पे कचरे वगैरह को, वाटर वगैरह को क्या करें, पहले क्लीन करें, उसके बाद अगर एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं कहीं भी, है ना, नदियों वगैरह में, तो वो ठीक है फिर। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन पे, है ना। ये स्ट्रेटजीज है, राइट। इसके अलावा देखो यहाँ पे
कि वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होंगी। वाटर मैनेजमेंट सबसे पहले यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो वर्षा का पानी होता है ना, जो गिरता है, तो उसको अपन क्या करें, इकट्ठा करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको बोलते हैं। ये शॉर्ट में भी आता है, राइट। सो देख लेना एक बार, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद क्या हो जाएगा, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, मतलब जो वेस्ट वाटर है उसको हम रिसाइकल करें, है ना, फिर से यूज करने लायक बनाए, ठीक है, पिए ना, कम से कम यूज लायक तो बना सकते हैं, राइट। सो इसके बाद देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, जहाँ पे वाटर भरा रहता है उनका हम क्या करें, प्रोटेक्शन करें ज्यादा से ज्यादा, नदियों वगैरह का, है ना। एंड इसके अलावा लास्ट क्या है, एफिशिएंट वाटर यूज, मतलब वाटर का यूज प्रॉपर तरीके से करें, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहां पे यूज करें, फालतू ऐसे कहीं भी ना बहाए, है ना। आगे देखते हैं अब इसके बाद देखो यहाँ पे ग्रीन इनिशिएटिव्स, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा आप समझो कि अपन ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, फॉरेस्टेशन एंड अर्बन फॉरेस्ट्री, मतलब यहाँ पे क्या करें, पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, शहरों में भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, है ना, गार्डन्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ग्रीन रूफ्स एंड वर्टिकल गार्डन्स, मतलब जो घर के छत वगैरह होते हैं उन पे भी अपन क्या करें, यहाँ पे गार्डन्स वगैरह बना सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, राइट। सिंपल सा, ये सिंपल सा यहाँ पे बोल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखो प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब जो प्राइवेट खुद की यहाँ पे बाइक्स वगैरह हैं, कार वगैरह हैं, उनका यूज़ कम से कम कर दें। इसके अलावा हम जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं बसेस वगैरह, उनका यूज़ करें, है ना। या फिर अगर कहीं छोटी जगह जा रहे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो हम हो सकता है पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। हालांकि ऐसा करता नहीं है कोई, बट करना चाहिए, है ना। सब अगर इसके प्रति अवेयर होंगे तो डेफिनेटली हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट क्या है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो सिंपल सी बात है कि अपना जो एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, इको फ्रेंडली होगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक, अब पब्लिक और गवर्नमेंट का रोल क्या है इसके प्रति। सो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉ, मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट के रिलेटेड यहाँ पे लॉ बनने चाहिए, है ना, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ बनने चाहिए कि कोई अगर पॉल्यूशन करता है तो उसके क्या सजा है, कोई अगर यहाँ पे गंदगी फैला रहा है तो उसके लिए क्या सजा है ना। तो यहाँ पे लॉज अगर बन जाएंगे तो लोग डरेंगे, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब काफ़ी ऐसे करना चाहिए कि पब्लिक के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाएं, है ना, ताकि वो अवेयर हो कि उनको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, राइट। इससे क्या होगी, उनकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, है ना। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब जो लोग हैं उनको भी अपना योगदान देना चाहिए, है ना, उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को, राइट। इसके अलावा यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट, मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉ लगाने चाहिए, है ना, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह को मॉनिटर करने, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो या तो फोर्सफुली करवा सकती है लोगों से, या फिर यहाँ पे लॉ वगैरह पास कर सकती है स्ट्रिक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरीके से सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पे एक्ट एंड कौन कौन से लॉज हैं, राइट, जो कि अपने लिए बनाए गए थे, है ना। सो एक लॉ बनाया गया था 1986 में। अब आपको याद होगा कि जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी वो कब हुई थी, 1984 में, और ये जो लॉ बनाया गया था उसी के बाद बनाया गया था, है ना। तो वो जो हादसा हुआ था उसके बाद देखकर उसको ये लॉ बनाया गया था। सो ये क्या है, यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, है ना। सो देखो, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड आफ्टर द भोपाल गैस स्ट्रेटजी, मतलब जो भोपाल में गैस स्ट्रेटजी हुई थी, कब हुई थी वो, 1984 में, राइट। तब उसी के 2 साल बाद ये एक्ट यहाँ पे लगाया गया था, है ना, ताकि अब ऐसा दोबारा ना हो सके, राइट। सो यहाँ पे देखो, टू यहाँ पे प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, राइट, मतलब प्रोटेक्ट करना और इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट करना एनवायरनमेंट का, राइट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे, जैसे सबसे पहला था यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। इसके अलावा क्या था यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, मतलब एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था। अब इसके बाद यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे इसके। सिंपल सा पहले तो ये था, देखो यहाँ पे पावर टू गवर्नमेंट टू सेट इन स्टैंडर्ड्स, दैट मीन्स यहाँ पे कि गवर्नमेंट के पास सिंपल सी पावर होती है ना, वो कोई सी भी चीज लागू कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, राइट। सो यहाँ पे सिंपल सा क्या था कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हुआ था हादसा वो इंडस्ट्रीज की वजह से हुआ था, है ना, केमिकल गैस बनाई जा रही थी, राइट। सो सिंपल सा ये है। और यहाँ पे क्या होता है, उनपे देख रेख करना। इसके अलावा लास्ट क्या है यहाँ पे, पेनाल्टी फॉर वायलेंस, मतलब यहाँ पे जो ये सब चीजें होती है, इवन इसके अलावा वायलेंस वगैरह होता है तो उस पे क्या करना, पेनाल्टी लगाना, ठीक है। सो ये सिंपल से यहाँ पे प्रोविजंस थे इसके। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे नेक्स्ट लॉ है एयर से रिलेटेड, ठीक है। जो जितने मैं लॉ बता रहा हूँ वो तो एटलीस्ट याद रखना, ताकि आपको पता चल जाएगा। जैसे एक वाटर लॉ बताऊंगा मैं, एक एयर लॉ, ये वाला आप देख रहे हो है ना। इसके अलावा एक मैंने यहाँ पे आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एयर लॉ क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। सो यहाँ पे ये 1981 में यहाँ पे लगाया गया था, ठीक है। इसका एम क्या था, सबसे पहले एम था यहाँ पे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल करके रखना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी, मतलब एयर की क्वालिटी को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना, बढ़ाना, ये इसका यहाँ पे क्या था, गोल था, राइट। की फीचर्स क्या थे इसके, कि ये बोट्स वगैरह बनाने वाले थे, मतलब काफी सारे लोगों की कमेटी एक तरह से बोले, जो कि मॉनिटर करेंगे, आसपास के एरिया को देखेंगे, कैसे क्या हो रहा है ना, सिंपल सा, कहाँ एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, कौन सी फैक्ट्रीज में हो रहा है, ये सारी चीजें मेंटेन करके रखेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो, मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन लेवल्स, राइट, जैसे बोर्ड वगैरह, वो कमेटी मेंबर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इमिशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम से कम करना है ना। इंपॉर्टेंस क्या थी इसमें, देखो, प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, राइट। सो सबसे पहले, सबसे मेन इसका बोलते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसकी यही है। एंड लास्ट क्या है यहाँ पे, कंट्रोल अर्बन एयर पॉल्यूशन, ठीक है। शहर में जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी यहाँ पे कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सा ये भी इसका क्या था, इंपॉर्टेंस थी। आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे है वाटर पॉल्यूशन वाला, ठीक है। सो ये एक्ट यहाँ पे कब चलाया गया था, 1974 में, ठीक है। 1974 में। इससे पहले वाला 1981 में, उससे पहले वाला 1986 में, ये 1974 में, राइट। सो ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड था। सो देखो, दिस एक्ट एम टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन एंड मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी, राइट। वाटर की क्वालिटी को बढ़ाना और इसके साथ साथ वाटर पॉल्यूशन को कम से कम करना, ये इसका मेन एम था, ठीक है। अब देखो प्रोविजंस क्या थे इसके। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। दैट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो गंदा पानी वगैरह निकलता है कंपनियों से, है ना, जिसमें केमिकल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। सो सिंपल सा क्या करना, उस पर यहाँ पे कंट्रोल करना, ठीक है, उस पर रोक लगाना, ये सिंपल सा है। एंड इसके अलावा सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। वही है कि यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह को यहाँ पे स्टेब्लिश करना, ठीक है। जो कि अगेन ये सारी चीजें देखेंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्या है, पेनाल्टी फॉर वाटर पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन करने पे पेनाल्टी लगाना, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपल सा समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो एक और है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब जो जानवर वगैरह हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक्ट लगाया गया था 1972 में। इससे पहले वाला 1974 में, उससे पहले वाला 1981 में, उससे पहले वाला 1986 में, राइट। अब ये 1972 में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहली बात यहाँ पे कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं, स्पीसीज होती है प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ वॉचिंग, दैट मीन्स यहाँ पे कोई उनका शिकार ना कर सके, है ना, उनको पकड़ ना सके, तो इसके लिए क्या करना है यहाँ पे, रोक लगाना उस पे, है ना, प्रिवेंशन करना, मतलब देख रेख करना, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या थी, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाना, ये सबसे मेन इसका पॉइंट था, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। दैट मीन्स ऐसी स्पीसीज जो लगभग खत्म होने की कगार पे है। इंडेंजर्ड का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो लगभग, मतलब ना के बराबर है हमारी दुनिया में, है ना। तो उनको बचा के रखना, राइट। सो उनके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे होने वाला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, राइट, जो कि फॉरेस्ट के लिए लगाया गया था, मतलब जंगलों को बचाने के लिए, है ना। ये कब चालू किया गया था यहाँ पे, 1980 में, राइट। और इससे पहले वाला 1972, उससे पहले वाला 1974, उससे पहले वाला 1981, उससे पहले वाला 1986 में। तो इस तरीके से हमारे लॉ लगाए गए थे, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट को बचाना, है ना। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, राइट। सो जो जंगल की जगह है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, है ना। और उसके अंदर जो जानवर हैं उनका घर भी ना छीनना, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट ऑन डिफॉरेस्टेशन, दैट मीन्स यहाँ पे पेड़ पौधे जो काट लेते हैं लोग, है ना, उस पे यहाँ पे रोक लगाना, रेस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंस देखो इसकी क्या थी, सबसे पहले मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर आप किसी को पेड़ पौधे काटने नहीं दोगे, उनकी रक्षा करोगे, है ना, तो सिंपल सी क्या होगा, यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, राइट। इसके बाद सेकंड क्या है यहाँ पे, कंट्रोल्स फॉरेस्ट डाइवर्जन, राइट। सिंपल सी बात है कि कंट्रोल करके रखना फॉरेस्ट डाइवर्जन में, है ना।
सो अब देखो यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस। अब ये सिंपल सा है, एक टॉपिक है पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, पब्लिक अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? पब्लिक को अवेयर करना है ना, ताकि वो कम से कम पॉल्यूशन करे ही ना। इसके अलावा यहाँ पे इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, राइट, और दूसरों को भी यहाँ पे अवेयर करें, है ना। सो देखो, पब्लिक अवेयरनेस मीन्स एजुकेटिंग पीपल अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड उनको अपन एजुकेट करें। ये सिंपल सा यहाँ पे है पब्लिक अवेयरनेस का मतलब। इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, चाहे कोई सा भी पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, थर्मल पॉल्यूशन हो, एंड जो भी पॉल्यूशन हो, राइट। सो सिंपल सी बात है, उसको रिड्यूस करना है। इसके अलावा यहाँ पे इनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिस, दैट मीन्स यहाँ पे जो सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं ना, उसको अपन उस तरीके से यूज करें और उसकी प्रैक्टिस करें, राइट। ये सिंपल सा इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम भी यूज करें उसका, है ना, ताकि ये सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट हो धीरे धीरे, एंड हमारा एनवायरमेंट इकोसिस्टम जो कि इतना ब्यूटीफुल है वो बढ़िया तरीके से क्लीन रहे, ताकि ह्यूमन भी आराम से यहाँ पे जी सके, है ना, और दूसरी स्पीसीज को भी जीने दे, जो प्लांट्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनको जीने दे, और बढ़िया नेचर का एंजॉय करे, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा अपना पब्लिक पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन। दैट मीन्स यहाँ पे पब्लिक को यहाँ पे क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो, अपना एनवायरमेंट इकोसिस्टम यहाँ पे क्लीन रहे, है ना, और बिल्कुल भी यहाँ पे पॉल्यूटेड ना हो। सिंपल सा ही है, राइट। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड ये सारी चीजें आपको कर देना है, राइट। ये तो कर ही देना, क्योंकि अगर ये होगा ऑलरेडी, है ना। ये दोस्तों के साथ कर देना। यहाँ पे ये अगर आपका कुछ डाउट हो, कमेंट हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको क्या करना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप देख लेना आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे इसमें कवर कर दिए, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी 1 से लेकर 50 यूनिट पूरी कंप्लीट होती है, वन शॉट, है ना। अब अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई या फिर कोई क्वारी होगी, तो आप कमेंट कर देना, मैं वो उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है।